बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज हम रिव्यू लेक्चर करेंगे चैप्टर नंबर 13 का। और इसमें हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक दफ़ा रिवाइज करेंगे जो हमने थ्रू आउट इस चैप्टर के अंदर पढ़े। इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं और मुख्तलिफ टेस्ट जो आगे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त देंगे उनमें इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि हम इन सारे बेसिक जो फार्मूलाज हैं और जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, जैसे कि नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इफेक्ट्स यहाँ पर हम साथ साथ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुनियाद काफ़ी पहले से पड़ी है। जहाँ भी करंट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन इसकी जो है बाकायदा तौर पर किसने की है? एक साइंटिस्ट है ओरस्टेड जिसका नाम है, उसने सबसे पहले ये देखा कि जब किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो करती है तो उस वायर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसपास पड़े हुए कंपास नीडल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। इस फोर्स को बाकायदा फिर क्वांटिफाई किया एम्पियर ने, और एम्पियर ने उसकी बाकायदा मैथमेटिकल फार्मूलिज्म की है। उससे एम्पियर से पहले भी एक और साइंटिस्ट बायोट और सॉरेट ने क्या किया, उसने इसका मैथमेटिकल फार्मूला निकाला कि ये फोर्स जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, और फिर एम्पियर ने बाकायदा अपना लॉ पेश किया। बहरहाल उसकी तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब भी किसी वायर के अंदर करंट पास करती है, चार्जेस की मोशन होती है किसी भी वायर के अंदर, तो उस चार्जेस की मोशन की वजह से उनके अंदर क्या पैदा हो जाती है? एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है और वो वायर जो है एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। फॉर एग्जांपल, ये एक वायर है जिसके अंदर से करंट ऊपर जा रही है, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से कई हवालों से डिफरेंट है, लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो आपको जहन में रखनी है, दैट इज़ कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पे ख़त्म होती है, उसका ये पता नहीं चलता कहाँ से बिगिन हुई है। जैसे यहाँ पे देखिए सर्कुलर होती है, कर्ल उसमें होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका कर्ल ज़ीरो होता है, उसमें कोई भी कर्लिंग इफेक्ट नहीं होता, उसमें लिनियरिटी होती है और उसका एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट से वो ओरिजिनेट होते हैं। या सादा अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर वो मोनोपोल्स हो सकते हैं चार्जेस में, जबकि मैग्नेट्स में कोई मोनोपोल नहीं होता, हमेशा डाईपोल्स होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। डियर स्टूडेंट्स, बाकायदा किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 16 में, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स या सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि किस तरह कोई मटेरियल मैग्नेटिक इफेक्ट्स उसके अंदर पैदा हो जाती हैं, और कोई मैग्नेटिक जो है मटेरियल है वो क्यों मैग्नेटिक होता है, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, वो सारी चीज़ें वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे कि जब चार्ज किसी सर्किट के अंदर, किसी वायर के अंदर चार्ज होता है तो उस चार्ज फ्लो की वजह से उस वायर से में जो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। तो जब कोई वायर ऐसा हो कि जिसके अंदर करंट पास हो रही हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अब उस वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप रखेंगे, लेट्स सपोज ये वो वायर है और इसको मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ है B। ये मैं उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ड्रा कर रहा हूं। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस वायर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि इस वायर की लेंथ कितनी है, उस वायर के अंदर करंट कितना पास हो रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो I
करंट के लिए, L जो है लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर एंड B इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इनमें से अगर आप देखें ये जो थीटा है ये L और B के दरमियान है, यानी L की अब क्या डायरेक्शन होगी, L बजाते खुद एक लेंथ है लेकिन ये लेंथ एज अ वेक्टर ट्रीट होगा जब इसके अंदर से करंट पास होगी, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वही इस लेंथ की डायरेक्शन होगी। अब करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन का क्या मतलब है, करंट बेशक हमारे पास वेक्टर नहीं है लेकिन उसकी डायरेक्शन होती है, और यहाँ पर पर्टिकुलरली इस केस में हम करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव लेंगे, क्योंकि जाहिर है करंट जो है, हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो ऐसी सूरत में अगर मैं कहूँ कि करंट इस वायर के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, करंट उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस वायर के ऊपर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी। तो अब आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस डायरेक्शन में है, नॉर्थ से साउथ, और करंट ऊपर है। अब आप लोगों को मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, आपने सबसे पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, और ये जो आपकी उंगली है इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलता है, ठीक है। दूसरा, ये जो है आपकी दूसरी सेंट्रल जो फिंगर होता है, इससे आप करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म आपका है ये आपको फिर उस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा कि जिस फोर्स जो उस कंडक्टर के ऊपर लगेगी। अब इस एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप देखें, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मैंने ऊपर शो की है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी मैं क्रॉस से शो करूंगा क्योंकि वो इनटू द पेज होगी, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेता हूं आपको नजर आए, ठीक है। अब इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज इनटू द पेज। व्हाई इनटू द पेज? दैट इज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड is shown by this finger, current in the conductor is shown by this middle finger, it is upward in this case, and the force that is exerted on that conductor is into the page. And if I reverse the direction of current in the same conductor, then what happens if I reverse the direction of current? So magnetic field is still in the same direction जो पहले थी, और अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर ले तो फोर्स आउटवर्ड होगी। Then I would show it with dots instead of cross, because cross is convention for into the field and dot is convention for the vectors out of the field. So this is how we use Fleming's left hand rule. And then यू सी के यहाँ पर इस फोर्स का जो, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो सिर्फ इस फार्मूले को देख के हमें पता चल सकती है डायरेक्ट, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है जो आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो लेंथ और बी ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्ट जो है न लेंथ की डायरेक्शन में होगा न बी की डायरेक्शन में होगा, कभी भी नहीं हो सकता। वो नॉर्मल टू दीज टू होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में एल और बी मौजूद है। सो एन दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द फोर्स, उस फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा है, सो उस फोर्स की डायरेक्शन लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है। एंड देन another important concept which we discussed, अब ये B जो है, B के मुतालिक आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इसके कई यूनिट्स हैं, गाज है, टेस्ला है,
और इसके अलावा एक और यूनिट है आपके पास, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। आप इन यूनिट्स को क्या करेंगे, इसको याद करें ताकि कहीं पे भी किसी टेस्ट में एमसीक्यूज में आ जाए तो आप इसको लिख सके। देन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी है, इसको कंफ्यूज ना करें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड इन मोटर इफेक्ट्स, ठीक है। तो मोटर इफेक्ट्स में ये यूज होता है। मोटर इफेक्ट्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहां पर भी बन रही हो वहां पर आप फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए आप क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी पढ़ लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आप डील करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी की जनरेशन के साथ। तो जहां पर जनरेशन होती है वहां पर राइट हैंड रूल, जहां पर कंजम्पशन होती है वहां पर लेफ्ट हैंड रूल। मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है मोटर्स में तो वहां पर लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा, और जहां पर जनरेट होती है लाइक जनरेटर्स, डायनामो एटसेट्रा, वहां पर आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये सारा जो है आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे एम्पियर्स लॉ की, कि जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है या उसकी जो मैग्नेटिक इंडक्शन हुई है, वो मैग्नेटिक इंडक्शन किसी वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, और इंतहाई जनरल लॉ है तो उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो उस लॉ को एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि समेशन ऑफ ऑल बी डॉट एल्स गिव अस म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। मैंने यहाँ पर लिखा है इनक्लोज्ड, ठीक है। तो एम्पियर ने लॉ पेश किया किस चीज के मुतालिक, उस वायर के मुतालिक कि जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है और उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है। एम्पियर ने बताया कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरह हम फाइंड करेंगे, उसका इंतहाई आसान तरीका बताया। एम्पियर से पहले एक फार्मूला हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ से भी आता है, और वो असल में जो है जिस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले कूलम लॉ पढ़ते हैं, वहां से एक टेक्निक सीखते हैं कि किसी सिस्टम का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक टेक्निक हम कूलम लॉ से सीखते हैं, लेकिन चूंकि वहां पर आप वेक्टर्स को डील करना होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलस हो जाती है जब आपके पास चार्जेस जो है पॉइंट चार्ज के अलावा आप कंटिन्यूस सिस्टम की बात करें जिसमें चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हो, तो कूलम लॉ को हम यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और न हम सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड्स यूज कर सकते हैं, तो वहां पर हमें गास लॉ जो है हेल्प आउट करता है। गास ने एक इंतहाई सिंपल फार्मूला उस केस के लिए बनाया कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के जरिए से। तो गास ने इंतहाई सिंपल फार्मूला हमें दिया, और फिर गास के फार्मूले से हम मुख्तलिफ कंटिन्यूस सिस्टम्स, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इन द सेम वे एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर ने इंतहाई सिंपल फार्मूला पेश किया। उसने कहा कि समेशन ऑफ ऑल बी डॉट एल्स गिव अस म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। याद रहे, ये एक फॉर एग्जांपल अगर वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब उस वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। एम्पियर ने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर इस पूरी पाथ के छोटे छोटे पेचेस बनाए जाएं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल, डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल, और मैग्नेटिक फील्ड का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, तो इन स्मॉल जो रेड रेड वेक्टर्स मैंने ड्रा किए हैं, ये उस मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स हैं जो इसके अराउंड प्रोड्यूस हो रही।
तो इन मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन जो है वो पैरेलल होती है उन स्मॉल लेंथ के, और फिर जब हम उन सब का ये स्मॉल इसके ये लेंथ है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी डॉट डेल्टा एल, फिर बी डॉट डेल्टा एल, बी डॉट डेल्टा एल, और डेल्टा एल 1, डेल्टा एल 2, डेल्टा एल 3 अगर सबको मिलाया जाए तो फिर उससे 2 पाई आर आता है। ये हमने ऑलरेडी किया था, तो ये एम्पियर्स फार्मूला है। और अगर आपको कोई बी फाइंड करनी है तो आप कोई भी इम्पीरियन लूप लेते हैं और उस इम्पीरियन लूप के ज़रिए से आप इसको अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप ज़रा अगर देखें कि सॉलिनॉइड में किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उस पर हमने इसको अप्लाई किया था, तो वो वाला लेक्चर ज़रा फिर आप देख लेना। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड जो है इट्स अ स्प्रिंग लाइक सिस्टम, इसमें बहुत से कॉइल्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एम्पियर्स लॉ से मालूम की जा सकती है, दैट इज म्यू नॉट एन आई, जैसे मैंने जिक्र किया, यू कैन सी दैट टॉपिक। तो इसमें ये होता है कि सॉलिनॉइड के अंदर जब करंट पास होती है, स्प्रिंग लाइक कॉइल होती है, और जब इसमें से करंट पास होती है तो अगर करंट एक डायरेक्शन से इंटर हो रही है और दूसरी डायरेक्शन से निकल रही है तो उसकी वजह से ये एक मैग्नेट बन जाएगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। उस बार मैग्नेट का नॉर्थ किस तरफ होगा और उसका साउथ किस तरफ होगा, ये डिपेंड करता है किस बात पे कि उसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर करंट एक साइड से इंटर हो रही है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन में बनाया है, तो अगर करंट क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, इसमें प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी तरफ उसका साउथ हो जाएगा इस तरह। और अगर इसके अंदर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो उसका नॉर्थ हमारी तरफ होगा, जिस तरह यहाँ पे मैंने बनाया है। ये एस शो कर रहा है साउथ को और ये एन नॉर्थ को शो कर रहा है। फिर इसके अलावा अब अगर हम देखें कि कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो किस तरह होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल का वो इस फार्मूले से हम निकालते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। इन चार चीज़ों पे डिपेंड करता है, चार्ज कितना है, वेलोसिटी क्या है, बी की स्ट्रेंथ क्या है, एंड एंगल क्या बन रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। तो अगर तो एंगल बन रहा है 0 या 180, कोई फोर्स नहीं लगेगी, दैट इज बिकॉज साइन 0 इज 0, साइन 180 इज 0। नेक्स्ट इज द मोशन इज लीनियर, चार्ज पार्टिकल ऐसे ही गुजर जाएगा स्ट्रेट पाथ पे। देन इफ द एंगल इज 90 डिग्री, देन वी सी F is equal to QVB. That is because sin 90 is 1 and V is perpendicular to B, so sin 90 is 1 and the force is acting in such a way that the charge particle move in a circular path. And then if the angle is other than 0 or 90, it is some angle in between these two, then we get helical path. ठीक है, तो ये बात याद रहे कि जब एंगल 0 और 90 के दरमियान होगा तो वो पाथ हेलिकल होगा। एंड देन टोटल फोर्स उस पर जो लगती है वो दो तरह से होती है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है और एक मैग्नेटिक फोर्स होती है। और ये रिमाइंड करा दूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इट चेंजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती। यानी पार्टिकल को सिर्फ सर्कुलर पाथ पे घुमा सकता है, वो भी तब कि जब वो पार्टिकल 90 डिग्री से जा रहा हो, यानी 0 या 180 अलावा कोई भी एंगल हो। ठीक है, फिर वेलोसिटी सेलेक्टर हमने पढ़ा था कि अगर दो फील्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाए जाएं, एक इस तरफ हो एक इस तरफ हो, ठीक है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये तो एक फील्ड हो गई। फिर दूसरी फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऊपर पॉजिटिव ले नीचे नेगेटिव ले और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड आए, तो फिर क्या होता है ऐसे केस में जब कोई चार्ज पार्टिकल आप इस फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, न वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, न वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, वो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा, सिर्फ वो चार्ज पार्टिकल्स स्ट्रेट पास होंगे कि जिनकी वेलोसिटी इन दोनों फील्ड्स के रेशो की इक्वल होगी।
तो इसी तरीके से हम किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स कलेक्ट कर सकते हैं। हम रास्ते में ये वाला सिस्टम लगा लेते हैं और इससे पास होने वाले वो इलेक्ट्रॉन हमें, वो पार्टिकल्स हमें मिलते हैं जिनकी वेलोसिटी इस रेशो के इक्वल है। और फिर इसी तरीके से हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को आप इक्वल कर दें, फिर आप वहां से साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यानी साइक्लोट्रॉन किसी पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए यूज होता है। जब उस पॉजिटिव चार्ज को सर्कुलर फील्ड में किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। एक बीटाट्रॉन होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है। ये किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस तरह होती है, और फिर जब ये किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो ये दोनों फील्ड्स इंटरेक्ट करते हैं और इसी वजह से वो इफेक्ट होता है जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम देखते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल जो है वो देखने के लिए हम फिर एक सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं। ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकलेंगी, इस डायरेक्शन में जा रही है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक डायरेक्शन नजर आ रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और दूसरा इसमें एक कॉइल पड़ा हुआ है। इस कॉइल के भी दो एरियाज बन सकते हैं। एरिया तो एक है लेकिन उसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो दो तरह से ले सकते हैं। एक होता है प्लेन ऑफ द एरिया, एक होता है नॉर्मल ऑफ द एरिया। अगर आप प्लेन ऑफ द एरिया की बात करें तो उसकी डायरेक्शन ये है, और अगर नॉर्मल ऑफ द एरिया की बात करें तो वो आउट ऑफ द पेज है। वो मैं इस रेड डॉट से शो कर रहा हूं। तो अगर आप एंगल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द पेज की, प्लेन ऑफ द कॉइल की, दैट इज दिस, सो इन दो के दरमियान अगर हम एंगल इज्यूम करेंगे तब टॉर्क के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। और अगर आप नॉर्मल, जो कि यहाँ पर मैंने रेड डॉट से शो किया है, आउट ऑफ द पेज है, इसके साथ आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। उसमें फिर आप साइन थीटा यूज करेंगे, इसके साथ हम थीटा यूज करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद यही कॉन्सेप्ट यूज होता है मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। और टार्क की अगर हम बात करें तो टार्क, रिस्टोरिंग टार्क जो है वो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी या मैग्नेट को अगर आप घुमाएं, उसकी वजह से हम ट्विस्ट पैदा कर सकते हैं किसी वायर के अंदर, और उस ट्विस्ट में हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने टाई इज इक्वल टू आई थीटा लिखा हुआ है। जिस तरह आप लोगों ने रिस्टोरिंग फोर्स का एफ इज इक्वल टू के एक्स लिखा था, तो वो लीनियर केस में था हुक्स लॉ। ये टाई इज इक्वल टू आई थीटा उसका जो है एंगुलर एनालॉग है फोर्स के लिए था। और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं आई की बजाय सी थीटा लिखूंगा, कोई कांस्टेंट लिखूंगा। आई कांस्टेंट था लेकिन सी ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि आप इसको समझ सकें कि ये कांस्टेंट है, ये करंट नहीं है। तो टाई इज इक्वल टू सी थीटा। थीटा is angular displacement, x is linear displacement. So this concept is used in galvanometer. Then there we relate current and angle, और उसके जरिए से फिर हम क्या करते हैं, करंट फाइंड करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। गैल्वानोमीटर के जरिए से जो करंट मैग्नीट्यूड करंट का फाइंड कर सकते हैं वो बहुत कम होता है। अगर करंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर गैल्वानोमीटर जो है वो सही तरह से काम नहीं करता, डैमेज हो जाता है। फिर हम उसको चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एम मीटर में या वोल्ट मीटर में। एम मीटर में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तब कैसे करते हैं, एम मीटर में कन्वर्ट करते वक्त आपने इंतहाई स्मॉल रेजिस्टेंस उस गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगानी है, ताकि पैरेलल में अगर आप कोई स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ज़्यादा करंट उस स्मॉल रेजिस्टर के पास होगी, और जो गैल्वानोमीटर है उसमें से कम करंट पास होगी। कम करंट पास होगी तो डिफ्लेक्शन कम होगी, जिसकी वजह से ये डैमेज नहीं हो पाएगा। और इसलिए ये ज़रूरी है कि आप शंट रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में लगाएंगे, बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे, गैल्वानोमीटर से एम मीटर बनेगा।
और अगर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस सीरीज में उसके साथ लगाएंगे तो वो उससे वोल्ट मीटर बनेगा। एंड उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड करेंगे और हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। इसकी डिराइवेशंस वगैरह सारे लेक्चर्स में हो चुके हैं, तो आप उसको फिर रिविजिट करें। अगर आपकी इसकी डिराइवेशन में इंटरेस्ट है तो उसको जरा देख लें। यहाँ पर एक और चीज है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हॉस्पिटल्स में वो कहते हैं MRI, वो दिमाग की जो है पिक्चर लेते हैं या बॉडी का जो है पूरा MRI लेते हैं, एक तरह का स्कैन होता है। तो इस का वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें यह होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, वाटर होता है, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, और हाइड्रोजन का एटम जो है इस लाइक प्रोटॉन। सो इसमें एक प्रोटॉन होता है और वो प्रोटॉन हमेशा स्पिन कर रहा होता है। तो स्पिन इज अ मोशन, एंड ड्यू टू दैट मोशन प्रोटॉन की जो है चूंकि किसी भी चार्ज की मोशन की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इस मोशन की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और फिर हम उस MRI के अंदर पड़े हुए पेशेंट के ऊपर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, जिससे उसके सारे जो है प्रोटॉन्स जो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे टाइनी टाइनी मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर जो है जैसी ही वो दोबारा उनको कोई माइक्रोवेव्स वगैरह उसके ऊपर थ्रो की जाती हैं, और वो दोबारा जब अपने पोजीशन में आते हैं तो इसने जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई होती है, जो ज़बरदस्ती इनको हमने अलाइन किया होता है, वो सारे वापस हो जाते हैं और वो एनर्जी हमें इमिट करके दे देते हैं, जिसको कलेक्ट करके हम उसी इंफॉर्मेशन की बेस पर पिक्चर ले लेते हैं। तो इसके लिए आप ज़रा अगर देखें तो इसकी एनिमेशंस को सर्च कर लें, आपको इसकी समझ आ जाएगी, और ये तकरीबन हर हॉस्पिटल में हम इसको यूज़ करते हैं। सो एक और कॉन्सेप्ट जो है, जब दो चार्ज पार्टिकल पैरेलल मोशन कर रहे हो तो उन चार्ज पार्टिकल के चार्ज को आप देखेंगे, उनका एक मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं देखेंगे। वजह यह है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डोमिनेंट। तो जब दो पॉजिटिव चार्ज पैरेलल जा रही हैं वो हमेशा रिपेल करेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पैरेलल जा रही हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगी। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट कम होते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इसलिए आप हमेशा फैसला जब भी करेंगे, एग्जाम्पल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बेस पे करेंगे। तो इसके बाद हमारी ये डिस्कशन ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।